ओके, हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स और उसकी प्रोसीजर। ओके, कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते थे और उसके बेस कुछ दो एग्जांपल भी देखे थे। ओके, आज के लेक्चर में हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पे। ओके ना, तो स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल से। आपको इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन डिटरमाइन करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और z को x से और y से डिफरेंशिएट किया गया, इसका मतलब x और y है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके ना, तो z हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और x और y क्या हो गया आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ओके, मुझे इस प्रॉब्लम को मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करना है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कहती है कि सबसे पहले आप ना इसका सॉल्यूशन ना अज्यूम कर लो। ओके ना, तो इसका सॉल्यूशन कौन सा अज्यूम करेंगे, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल z है। ओके, तो मैं अज्यूम करूंगा कि इसका जो सॉल्यूशन है वो सेपरेबल है। ओके ना, इसका मतलब ये है, लेट यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं। ओके ना, सो लेट मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि इसका सॉल्यूशन सेपरेबल है। ओके ना, सॉल्यूशन निकालना मतलब क्या, सॉल्यूशन निकालना मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके ना, अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x और y का फंक्शन है, तो ऑब्वियसली जो z की जो वैल्यू आएगी वो x और y के फंक्शन के फॉर्म में आएगी। लेकिन इसको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सॉल्व करना है। ओके, और मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में सबसे पहली स्टेप है, जो भी आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, उसका सॉल्यूशन सेपरेबल ही आपको अज्यूम करना है। ओके, सेपरेबल मतलब क्या कि यहाँ पे जो z की वैल्यू आएगी, ओके, वो सेपरेबल रहेगी। मतलब क्या, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इसका जो सॉल्यूशन है दैट इज z इक्वल टू x और y के मल्टीप्लीकेशन में आता है। ओके नो, ये जो x और y है ये कैपिटल x और y है और यहाँ पे जो मेंशन की है वो स्मॉल x और y है। ओके ना, अब यहाँ पे जो कैपिटल x और कैपिटल y है ये सिंपल x और y का फंक्शन रहेगा। ओके ना, सो इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। ओके ना, यहाँ पे वेयर करके लिख लो, वेयर कैपिटल x इज अ सिंपल फंक्शन ऑफ x अलोन। ओके ना, एंड कैपिटल y इज अ फंक्शन ऑफ y अलोन। ओके ना, मतलब कैपिटल जो x रहेगा वो ओनली x का फंक्शन रहेगा और कैपिटल y जो रहेगा वो ओनली y का फंक्शन रहेगा। ओके ना, अब आपको डिटरमाइन क्या करना है, अब zx निकालना है। zx का मतलब होता है डिफरेंशिएट करो z को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x से, स्मॉल x से। ओके ना, सो यहां पे लिखता हूं मैं डिफरेंशिएट टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x। ओके ना, तो z का डेरिवेटिव zx। ओके ना, ठीक है ना, zx का मतलब क्या होता है, zx का मतलब होता है डेल z बाय डेल x, ये ऐसा मतलब होता है। ओके ना, तो zx मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। ओके ना, तो z जो है वो x मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। तो जब मैं z को डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आएगी। ओके ना, अब लेकिन यहाँ पे जो x और y है, x जो है कैपिटल x ये ओनली x का फंक्शन है और y जो है वो ओनली y का फंक्शन है। तो अगर मैं x से डिफरेंशिएट करता हूँ पार्शियली तो y क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। सो y को एज इट इज लिखता हूँ। ओके ना, और x जो है वो ओनली सिंगल वेरिएबल x का फंक्शन है। ओके, यहाँ पे जो x है वो मोर देन वन वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, ओनली वन वेरिएबल का फंक्शन है। तो जब मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा तो x का डेरिवेटिव आएगा x डैश। ओके ना, और यहाँ पे जो x डैश होगा वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा। ठीक है ना, dx, d कैपिटल x अपॉन d स्मॉल x, क्योंकि आप स्मॉल x से डिफरेंशिएट कर रहे हो पार्शियल। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है क्योंकि कैपिटल जो x था वो ओनली एक ही वेरिएबल का फंक्शन था, इसलिए जब मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा कैपिटल x को तो यहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आएगा। ओके ना, और जब z ये मोर देन वन वेरिएबल का फंक्शन है तो जब z को डिफरेंशिएट करूंगा तो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। सिमिलरली अगर मैं z y निकालता हूं, ओके, डिफरेंशिएट टू पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y, तो x कांस्टेंट रहेगा और y की डेरिवेटिव y डैश, तो यहाँ पे y डैश का मतलब होगा d कैपिटल Y अपॉन d स्मॉल y, इस तरीके से। ओके, ये सभी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर लो। सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज क्या होगा, 2 स्मॉल x, zx की वैल्यू है x डैश इंटू कैपिटल Y माइनस 3 स्मॉल y इंटू zy, zy की वैल्यू है x इंटू y डैश इक्वल टू 0। ओके ना, ये होने के बाद ठीक है आपको इसको सेपरेट करना है। ओके ना, x डैश एक साइड में, y डैश एक साइड में। ओके, x डैश के साथ सभी x के फंक्शंस और y डैश के साथ सभी y के फंक्शंस। तो यहाँ पे 2x x डैश इंटू कैपिटल Y इक्वल टू 3y x इंटू कैपिटल Y डैश, यहाँ पे 2x, यहाँ पे x डैश। ओके ना, अपॉन में कैपिटल X इज इक्वल टू यहाँ पे 3y इंटू y डैश अपॉन में
कैपिटल वाई, इस तरीके से ये सेपरेट हो गया ना। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड टोटली x का फंक्शन है, राइट हैंड साइड टोटली y का फंक्शन है, तो मैं दोनों साइड को किसी कांस्टेंट के साथ कंपेयर कर सकता हूं। सो लेट इट बी k। ओके, अब एक एक सॉल्यूशन निकालो। फर्स्ट जो है रेशो वो k के साथ कंपेयर करो फर्स्ट टर्म को, तो यहां पे मिलेगा आपको कितना 2 इंटू स्मॉल x इंटू एक्स डैश अपॉन कैपिटल X इक्वल टू k। मैं पहले इसको कंसीडर करता हूं। ओके ना, तो यहां पे लिखता हूं कंसीडर करके, कंसीडर। ओके हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 2 स्मॉल x अपॉन कैपिटल X, x डैश का मतलब होता है d कैपिटल X अपॉन d स्मॉल x इक्वल टू k। ओके नो, अब d कैपिटल X न्यूमरेटर में रख दो, d स्मॉल x को राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में लेके जाओ और उसके साथ स्मॉल x के फंक्शन। ओके नो, तो इस तरीके से 2 और 2 को भी उधर लेके जाएंगे हम, तो मतलब यहां पे कितना आएगा, ओके नो, यहां पे आएगा d कैपिटल X अपॉन कैपिटल X इज इक्वल टू, ओके नो, यहां पे k अपॉन 2, यहां पे अपॉन में x आएगा। ओके नो, ये dx जाएगा न्यूमरेटर में, अपॉन में स्मॉल x हो गया सेपरेट। ओके नो, अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके नो, इसको वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करो। सो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ द साइड। ओके नो, तो यहां पे मिलेगा d कैपिटल X अपॉन कैपिटल X, k बाई 2 कॉन्स्टेंट, d स्मॉल x अपॉन स्मॉल x। ओके नो, 1 बाय x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ कैपिटल X, k बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर। ओके नो, 1 बाय x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ स्मॉल x प्लस आएगा c1। ओके नो, एक कांस्टेंट, तो इस लॉग इसको c1 को मैं लॉग ऑफ c1 नाम देता हूं। ओके नो, अब लॉग के पहले k बाई 2 है, तो x के पावर में मैं k बाई 2 लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम। लॉग ऑफ कैपिटल X इक्वल टू लॉग ऑफ x टू दी पावर, यहां पे आएगा k बाई 2 प्लस यहां पे लॉग ऑफ c1। ओके नो, दो लॉग का एडिशन है, एक लॉग लेके दोनों का मल्टीप्लिकेशन, लॉग ऑफ c1 इंटू x टू दी पावर, यहां पे k बाई 2, यहां पे लॉग ऑफ कैपिटल X, तो दोनों लॉग सेम है, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है x इक्वल टू c1 x टू दी पावर k अपॉन 2, ये मिलता है आपको फर्स्ट सॉल्यूशन, मतलब कैपिटल X। ओके नो, अब सिमिलरली ये जो है सेकंड टर्म, इसको भी हम k के साथ कंपेयर करेंगे। सो कंसीडर सो यहां पे कितना है 3 स्मॉल y कैपिटल Y डैश अपॉन कैपिटल Y इक्वल टू k। ओके नो, सो यहां पे आएगा 3 स्मॉल y अपॉन कैपिटल Y, और y डैश का मतलब होता है d कैपिटल Y अपॉन d स्मॉल y इक्वल टू k। स्मॉल y की टर्म राइट हैंड साइड में लेके जाओ, कैपिटल Y की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में रखो। ओके नो, साथ में कांस्टेंट उधर लेके जाना, सो d कैपिटल Y अपॉन कैपिटल Y, यहां पे आएगा k अपॉन 3, यहां पे आएगा dy। ओके नो, अपॉन y। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट बोथ द साइड, इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ कैपिटल Y इज इक्वल टू, यहां पे आएगा k बाई 3 और यहां पे लॉग ऑफ स्मॉल y प्लस यहां पे एक कांस्टेंट आएगा लॉग ऑफ c2। ओके नो, इस k बाई 3 को मैं y के पावर में लिख सकता हूं, लॉग ऑफ y टू दी पावर k बाई 3 प्लस लॉग ऑफ c2। ओके, दो लॉग का एडिशन है, तो एक लॉग लेके दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो लॉग ऑफ कैपिटल Y इज इक्वल टू लॉग ऑफ यहाँ पे c2 इंटू y टू दी पावर k बाई 3। ओके नो, दो लॉग सेम है, तो y की वैल्यू जो रहेगी कैपिटल Y की, वो होगी c2 y टू दी पावर k बाई 3, लाइक दैट। ओके, तो कैपिटल X और कैपिटल Y मिल गया। अब ये दोनों जो वैल्यू है वो आपको पुट करना है जो आपने सोल्यूशन अज्यूम किया था। ओके नो, आपने कौन सा सोल्यूशन अज्यूम किया था, z इक्वल टू x इंटू वाई, कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये आता है z इक्वल टू x इंटू वाई। ओके नो, तो यहाँ पे कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यू पुट अप करो ना, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 2। ओके नो, सो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज z इक्वल टू x इंटू y है, तो z इक्वल टू, ओके ना, x है आपका c1 x टू दी पावर k बाई 2 और यहाँ पे c2 y है आपका, ओके, y टू दी पावर k बाई 3। ओके नो, c1 इंटू c2 को मैं नाम देता हूं कैपिटल ये। ओके ना, तो ये इंटू x टू दी पावर k बाई 2 इंटू y टू दी पावर k बाई 3, क्योंकि दो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन अगेन कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे c1 c2 इज इक्वल टू ये नाम दे दिया मैंने। ओके, तो ये मिलता है आपको सोल्यूशन। ओके, दैट इज योर सोल्यूशन। ओके, आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ठीक है, इसकी प्रोसेस मैंने कल बताया था। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स
और एक दो एग्जांपल देखते बाद में ये टॉपिक को एंड करते, लिख लीजिए इतना। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। ओके, अब इस एग्जांपल में आपको दिया है u x t, मतलब u हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, x और t हो गया आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए ना। और दिस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ आपको दो बाउंड्री कंडीशन दी है। ओके नाउ फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज u of x, 0 equal to 0 and second is del u by del t at 0 t is equal to 0। ओके, तो जब भी आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन दी है तो समझ लो आपको कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है वहां। तो कांस्टेंट कौन कौन से आते हैं, k आता है, c1 आता है, c2 आता है। ओके ना, तो हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे ना। अब देखो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करना है। ओके ना, तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करने की प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो सेपरेबल आता है, ये हमें अज्यूम करना है। ओके, सेपरेबल मतलब क्या, ओके मैं इसका सॉल्यूशन अज्यूम करता हूं लेट। ओके ना, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल u है। ओके, ये जो u रहता है ये x और t का फंक्शन होता है। ओके, क्यों, क्योंकि u को हमने x और t से डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका जब भी सॉल्यूशन आएगा वो x और t के फॉर्म में है। सो u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, तो फिलहाल मैं इसको u ही लिखता हूं। ओके ना, तो इसका सॉल्यूशन सेपरेबल है, मैं ऐसा अज्यूम करता हूं, इसका मतलब u इज इक्वल टू x इंटू कैपिटल T के फॉर्म में आता है, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। ओके ना, तो यहाँ पे x जो रहेगा वो स्मॉल x का फंक्शन रहेगा और कैपिटल T जो रहेगा वो ओनली स्मॉल t का फंक्शन रहेगा। ओके ना, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या निकालना है, u ऑफ xt निकालना है ना। तो u ऑफ xt निकालने के लिए सबसे पहले ux निकालता हूं। ओके, डिफरेंशिएट टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं u को डिफरेंशिएट करूंगा तो पार्शियल डेरिवेटिव ux, क्योंकि u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। सो इसका जो डेरिवेटिव आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x वो पार्शियल आएगा। ओके ना, लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल x है वो ओनली स्मॉल x का फंक्शन है और कैपिटल T जो है ओनली स्मॉल t का फंक्शन है। मैं स्मॉल x से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ पार्शियली। ओके, तो कैपिटल T जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ओके ना, और x डैश का जो डेरिवेटिव होगा, सॉरी x का, वो होगा x डैश। लेकिन ये जो x डैश होगा ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव रहेगा dx अपॉन d स्मॉल x। क्यों, क्योंकि x जो है वो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है। ओके, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। अगर x जो रहेगा वो मोर देन वन वेरिएबल का फंक्शन रहेगा तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तब पार्शियल डेरिवेटिव। ओके ना, तो फिलहाल यहाँ पे x जो है वो ओनली सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, सो इट बिकम्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ओके ना, अब मुझे ux को ही t से डिफरेंशिएट करना है, तब जाके मुझे uxt मिलेगा। सो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करता हूँ uxt मिलेगा मुझे। ओके ना, मैं ux को ही डिफरेंशिएट कर रहा हूँ पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू t से। ओके ना, तो x डैश कांस्टेंट और t का डेरिवेटिव t डैश। यहाँ पे जो t डैश रहेगा वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव रहेगा dt अपॉन स्मॉल d। ओके, ये दोनों वैल्यू हम पुट अप करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ओके ना, सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर 1 है आपका uxt इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस p इंटू cos x। ओके ना, uxt कितना है आपका x डैश t डैश है। ओके ना, यहाँ पे e टू द पावर माइनस p इंटू cos x। ठीक है ना, अब आपको अगर देखो x डैश के साथ t डैश, आपको x डैश एक साइड में रखना है, t डैश दूसरी साइड में लेके जाना है, तो x डैश को मैं यहाँ पे रखता हूँ या फिर आप t डैश को यहाँ पे रख सकते हो। ओके ना, तो चलो मैं यहाँ पे x डैश को रखता हूँ या फिर t डैश को। ओके ना, सो t डैश अपॉन e टू द पावर माइनस t इज इक्वल टू यहाँ पे cos x अपॉन x डैश। ओके ना, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में ओनली t के फंक्शन हो गए, राइट हैंड साइड में ओनली x के फंक्शन हो गए, तो दोनों साइड जो रहेगी वो किसी कांस्टेंट के बराबर रहेगी। ओके, मतलब k के साथ। अब एक एक कंसीडर करो। सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूं, कंसीडर t डैश अपॉन e टू द पावर माइनस t इज इक्वल टू k। ओके, अब t डैश का मतलब होता है d कैपिटल T अपॉन d स्मॉल t। ओके, e टू द पावर माइनस t को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा और इनटू यहाँ पे k। अब dt लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल और ये जो स्मॉल dt ये राइट में चले जाएगा क्योंकि राइट में t के फंक्शंस हैं। सो e टू द पावर माइनस t इंटू k, यहाँ पे स्मॉल dt। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट बोथ द साइड। ओके ना, सो इंटीग्रेशन कैपिटल dt इज इक्वल टू k कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस t यहाँ पे dt। कैपिटल dt का इंटीग्रेशन होता है कैपिटल t। ओके ना, यहाँ पे k कांस्टेंट, e टू द पावर माइनस t का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस t अपॉन t का कोएफिशिएंट -1,
ओके नो, प्लस एक कांस्टेंट आएगा जिसको मैं नाम देता हूं C1। तो कैपिटल टी की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है माइनस के ई टू दी पावर माइनस टी प्लस C1। ये होता है फर्स्ट सॉल्यूशन, दैट इज अ टी, कैपिटल टी। ओके, अब सिमिलरली सेकंड सॉल्यूशन निकालेंगे। नाउ कंसीडर, अभी हम कंसीडर करते हैं सेकंड टर्म को, cos x अपॉन x डैश इज इक्वल टू k। ठीक है ना, अब यहाँ पे cos x एज इट इज, ओके ना। अब यहाँ पे 1 अपॉन x डैश का मतलब होता है d कैपिटल X अपॉन d स्मॉल x इज इक्वल टू k। ये जो d स्मॉल x है ये अपॉन के अपॉन में, तो ये न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेगा और d कैपिटल X डिनोमिनेटर में रहेगा। ओके ना, इस तरीके से cos x यहाँ पे स्मॉल dx अपॉन यहाँ पे कैपिटल dx इज इक्वल टू k। ठीक है ना, अब देखो dx को मैं इधर लेके जाऊंगा, सो cos स्मॉल x इंटू d स्मॉल x इक्वल टू k, यहाँ पे d कैपिटल X, इस तरीके से। ओके ना, अब देखिए तो यहाँ पे मैं k को राइट में लेफ्ट में लेके जाऊंगा। ओके ना, तो यहाँ पे बचेगा d कैपिटल X इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन k, यहाँ पे cos x, यहाँ पे d स्मॉल x। अब इंटीग्रेट करते बोथ द साइड, इंटीग्रेट बोथ द साइड, d कैपिटल X का इंटीग्रेशन, कैपिटल X इक्वल टू 1 अपॉन k कांस्टेंट, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और एक कांस्टेंट आएगा C2। ये होता है सेकंड सॉल्यूशन, मतलब कैपिटल X के। ओके, अब लिखना है कंबाइन सॉल्यूशन, तो ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर लीजिए। सो u, ये फंक्शन है x और t का, इट इज x इंटू टी। सो u इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, u इज इक्वल टू x इंटू टी, x की वैल्यू है 1 अपॉन k इंटू साइन x प्लस C2। ओके नो, इंटू कैपिटल T की जो वैल्यू है वो है माइनस k इंटू ई टू दी पावर माइनस टी प्लस C1। तो ये होता है आपका सॉल्यूशन। ओके नो, अब ये सॉल्यूशन जो होता है वो देखो, ये स्मॉल x स्मॉल t का फंक्शन है, तो यहाँ पे लिख सकते हो u इट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। तो ये होता है सॉल्यूशन आपका। ठीक है ना, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर कितना 3। ओके ना, अभी हमारा आधा प्रॉब्लम हो गया, आधा बाकी। मतलब ये बाउंड्री कंडीशन यूज करके हमें क्या करना है, यहाँ पे C1, C2 और K की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो दो बाउंड्री कंडीशन गिवन दिए, तो मे बी दो कांस्टेंट की वैल्यू हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो बाउंड्री कंडीशन में u ऑफ x, 0 इक्वल टू 0 दिया है। ओके ना, और del u बाय del t की वैल्यू 0 दी है, कौन से पॉइंट पे, एट 0, t पे। ओके ना, फर्स्ट वेरिएबल जो रहता है वो x रहता है, दूसरा जो रहता है वो t रहता है। तो जब x की वैल्यू 0 होगी, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होगी, 0 विद रिस्पेक्ट टू t से। और यहाँ पे जब t की वैल्यू 0 होगी तो मेन फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो एक एक बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले del u बाय del t निकाल लेते हैं। ओके ना, सो del u बाय del t डिफरेंशिएट u पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t स्मॉल t। ओके ना, तो ये जो ब्रैकेट है ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि नेक्स्ट ब्रैकेट जो मल्टीप्लिकेशन में उसमें t का फंक्शन है। सो फर्स्ट ब्रैकेट इज कांस्टेंट, सो 1 बाय k, यहाँ पे sin x प्लस C2। ओके नो, यहाँ पे माइनस k e टू दी पावर माइनस t का डेरिवेटिव माइनस e टू दी पावर माइनस t, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे k e टू दी पावर माइनस t प्लस 0, C1 का डेरिवेटिव 0। ओके नो, तो आप k से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो इतना भी आप रख सकते हो। ओके नो, तो यहाँ पे मिला आपको k e टू दी पावर माइनस t, यहाँ पे 1 अपॉन k, यहाँ पे sin x प्लस C2, इस तरीके से। ओके नो, ये हो गया del u बाय del t, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है ना, अब आपके पास u भी है बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के लिए, और del u बाय del t भी है। ओके ना, तो स्टेप बाय स्टेप भी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको इतना लिख लीजिए पहले। ओके, हाँ, अब फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। ओके ना, so given that u of x, 0 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ पे क्या बोला है, जब t की वैल्यू 0 होगी तो u की वैल्यू कितनी होगी, 0। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं पुट t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो यहाँ पे आएगा u ऑफ x, 0, t की वैल्यू 0 क्यों मैं पुट अप करने जा रहा हूं, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन में हमें t की वैल्यू 0 दी है। ओके,
सो इज इक्वल टू, यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे टी है, तो फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे रहेगा 1/k sin x प्लस c2, ओके नो, इनटू e टू द पावर 0 1 होता है, ओके नो, सो माइनस k प्लस c1, रीजन देना e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ओके। अब u ऑफ x, 0 के लिए कितनी है, u ऑफ x, 0 के लिए गिवन थी आपको 0, ओके नो, सो 1/k इंटू साइन x प्लस c2, ओके नो, यहाँ पे आएगा c1 माइनस k। अब देखिए दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 है, ओके नो, तो दोनों में से कोई एक ब्रैकेट 0 होगा, दोनों के दोनों 0 नहीं होंगे, ये बात ध्यान में रखना, ओके नो, क्योंकि 0/0 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये अनडिटरमाइंड फॉर्म, ओके। अगर सपोज करो कि इसको 0 लेते हो, ठीक है, 0/0 इक्वल टू 0, तो ये 0 अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, ओके, क्योंकि 0/0 ये अनडिटरमाइंड फॉर्म है, इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आती है, तो इसलिए दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो किसी कोई एक ब्रैकेट 0 होगा, दोनों के दोनों ब्रैकेट 0 नहीं होंगे, ओके नाउ आइदर दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0 और दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0। आप लिखते हो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अगर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 आता है तो आप यहाँ पे और लिखते हो, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और लिखते हो, ओके, एंड नहीं लिखते, और x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब एक तो x की वैल्यू -2 होगी या फिर कितनी होगी, x की वैल्यू -3 होगी, ओके नो, दोनों वैल्यू एक साथ आप पुटअप नहीं करते यार, ओके नो, अगर x इक्वल टू -2 पुटअप करते हो तो -2 प्लस 2 0, 0 इंटू, ओके, -2 प्लस 1 कितना होता है 1, तो 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, तो 0 आंसर लाने के लिए 0 के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, तब जाके आंसर 0 आता है, ओके ना। तो यहाँ पे दोनों की दोनों वैल्यू 0 नहीं होगी, दो में से कोई एक 0 होगा, ओके ना। एक तो देखो, एक तो फर्स्ट ब्रैकेट को मैं 0 अज्यूम करता हूं, दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0 और दिस ब्रैकेट 0, अगर सपोज करो कि ये ब्रैकेट 0 के बराबर हो गया 1/k इंटू साइन एक्स प्लस c2, ओके नो, अगर ये ब्रैकेट 0 के बराबर हो गया, ओके नो, तो ये जो ब्रैकेट है ये सॉल्यूशन में मल्टीप्लिकेशन में, अगर ये ब्रैकेट 0 हो गया तो टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0, जो कि पॉसिबल है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट के बराबर होगी, तो 0 कौन होगा, c1 माइनस k की वैल्यू 0 होगी, ध्यान में रखना, ओके ना। तो यहां पे लिखता हूं मैं, सो देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट c1 माइनस k इक्वल टू 0, रीजन देना कि 1/k sin x प्लस c2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, ओके ना। अगर ये 0 के बराबर होगा, ओके ना, तो क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, दैट्स व्हाई दिस ब्रैकेट इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से आपको c1 की वैल्यू मिलती है, c1 की वैल्यू मिलती है आपको k, लाइक दैट, ओके ना। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन दी है, ऑल्सो del u by del t, ओके ना, कौन से पॉइंट पे, एट 0, t पॉइंट पे, इसका आंसर गिवन दिया आपको 0, 0, t मतलब एट x इक्वल टू 0 इट्स डेरिवेटिव, द वैल्यू ऑफ इट्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू 0, तो ये बाउंड्री कंडीशन आपको इक्वेशन नंबर 4 में पुटअप करना है, मतलब आपको x की जगह 0 पुटअप करना है, सो यहां पे लिखता हूं मैं पुट x इक्वल टू 0 कहां पे, इन इक्वेशन नंबर 4 में, ओके ना। सो इक्वेशन नंबर 4 इंप्लाइज क्या होगा, अगर मैं यहां पे 0 पुटअप करता हूं तो क्या होगा, सो इक्वेशन नंबर 4 इंप्लाइज, बताइए, सो del u बाय del t, ओके ना, यहां पे x की वैल्यू 0 पुटअप कर रहा हूं, t एज इट इज रहेगा, ओके ना, सो यहां पे आएगा k e टू दी पावर माइनस t, साइन 0 होता है तो यहां पे 1/k मिलेगा, ओके नो, प्लस यहां पे आएगा c2, सिंस रीजन देना कि साइन 0 ये होता है 0, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ओके नो, हाँ, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, del u by del t की वैल्यू 0 दी है आपको एट 0, t इस पॉइंट पे, सो इट इज अ 0, तो यहां पे कितना आएगा, यहां पे आएगा k e टू दी पावर माइनस t, ओके नो, और यहाँ पे 1/k प्लस c2 इक्वल टू 0, ओके नो, तो यहाँ पे k से आप अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो k से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, और c2 की वैल्यू निकालना चाहते हो, c2 की वैल्यू निकाल, देखो अब अगर, हाँ, तो यहाँ पे कितना होगा,
यहाँ पे भी दो ब्रैकेट, मतलब k e टू द पावर माइनस टी है और एक ब्रैकेट है। ओके, अब बताइए कौन जीरो होगा। ओके, बताइए कौन जीरो होगा। ओके, तो हमने x इक्वल टू जीरो पुटअप किया, x इक्वल टू जीरो पुटअप करने से यहाँ पे साइन जीरो जीरो हो गया, जीरो इंटू वन बाय नो, ये यहाँ पे जीरो चाहिए। ओके, साइन जीरो जीरो, तो साइन जीरो जीरो, देखो यहाँ पे कहा गया डेल यू बाय डेल टी। ओके, हाँ यहाँ पे ओके, वन बाय के इंटू साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, जीरो इंटू वन बाय के जीरो, तो यहाँ पे आएगा जीरो। तो बताइए के तो जीरो नहीं होगा, e टू द पावर माइनस टी भी जीरो नहीं होगा, तो जीरो कौन होगा, C2 होगा। तो यहाँ पे C2 की वैल्यू कितनी मिलती है, जीरो मिलती है। ओके, C2 इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर यहाँ पे लिखना k इंटू e टू द पावर माइनस टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर C2 इक्वल टू जीरो। ओके, तो C2 की वैल्यू जीरो मिल गई। ओके, देखो दो कांस्टेंट आइडेंटिफाई हो गया आपको, C1 की वैल्यू k के बराबर और C2 की वैल्यू जीरो के बराबर। अब ये दोनों कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट अप करो, तो इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज u ऑफ x t इज इक्वल टू नो, तो यहाँ पे आएगा 1 बाय k इंटू साइन x प्लस जीरो। ओके, नो, क्योंकि C2 के लिए जीरो मिली, माइनस k e टू द पावर माइनस t प्लस C1 की वैल्यू है k। ये दोनों वैल्यू पुट अप करने के बाद आपको आंसर क्या मिलता है, देखिए, तो k कॉमन निकलेगा, k के साथ k गेट कैंसल, सो 1 बाय k इंटू साइन x, यहाँ पे k को कॉमन निकाला, यहाँ पे आएगा माइनस e टू द पावर माइनस टी प्लस वन, k के साथ k कैंसिल हो गया, तो बचा हुआ आपको मिलता है सॉल्यूशन। ओके, नाउ तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको, सो देयरफॉर u ऑफ x t इज इक्वल टू साइन x इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी, ये मिलता है आपको सॉल्यूशन। ओके, सो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। क्लियर है, आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल देखते, लिख लीजिए इतना। ओके, मुझे लगता है इतने एग्जांपल सफिशिएंट है। ओके, 4 एग्जांपल है, कुछ आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है ना, आप ट्राई करना उसको, ठीक है। ओके, ये 5 एग्जांपल्स है, इसको आप घर में ट्राई कर लीजिए, ठीक है, साथ में आंसर्स भी गिवन थे। तो ये जो हमारा टॉपिक था मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ओके ना, इसके कुछ प्रॉब्लम्स हमने कवर किए। ओके, 4 प्रॉब्लम हम देखे। इसके बाद में हम देखते हैं एप्लीकेशंस पॉइंट्स। ओके, तो इसके बाद हम लेक्चर में देखेंगे कि हीट इक्वेशन को बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना, वो आखिरी टॉपिक हमारा यहाँ पे बचा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं हीट इक्वेशन और उसके कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तब तक इतना लिख लीजिए। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाई करना है हमें 3 कैटेगरी में। ओके, फर्स्ट कैटेगरी वो उसका नेचर इलिप्टिकल है, पैराबोलिक है या फिर हाइपरबोलिक है। ओके, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो जनरल फॉर्म क्या होता है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का? सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या, उसमें 2 टाइम्स डेरिवेटिव आएंगे। ओके, अब 2 टाइम्स डेरिवेटिव जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव की करते हैं, ठीक है ना, पार्शियल डेरिवेटिव में जब भी सेकंड ऑर्डर की डेरिवेटिव्स आती है तो वो 3 टाइप की होती है। ओके, एक तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगी, नहीं तो फिर सेकंड टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई होगी, नहीं तो फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा। ओके ना, अगर ये तीनों टर्म किसी इक्वेशन में प्रेजेंट होती है या 3 में से कम एक टर्म भी अगर इक्वेशन में प्रेजेंट होती है तो वो इक्वेशन होता है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखा, तो जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ओके, फर्स्ट टर्म इज डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट मैं ये अज्यूम करता हूं, ये जो ये रहेगा ये एक्स और वाई का फंक्शन रहेगा, ठीक है ना, या फिर ये जो ये रहेगा ये कांस्टेंट भी हो सकता है। ओके ना, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई का कोएफिशिएंट मैं बी अज्यूम करता हूं। ओके ना, ये जो बी रहेगा ये एक्स और वाई का फंक्शन रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैं सी अज्यूम करता हूं, ये भी एक्स और वाई का फंक्शन होगा, नहीं तो फिर ये कांस्टेंट होगा। ओके, साथ में इसके एक्स और वाई की कुछ टर्म्स आ सकती है, यू की कुछ टर्म्स आ सकती है, या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव की भी टर्म आ सकती है। ओके, ये सभी टर्म्स प्रेजेंट होगी या फिर इसमें से कोई भी एक टर्म प्रेजेंट हो सकती है, मैक्सिमम पूरी टर्म प्रेजेंट हो सकती है और इक्वल टू 0।
तो ये रहेगा आपका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म। ओके नो, अब सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाइड किया जाता है तीन टाइप में। ओके, दैट इज इलिप्टिक, ओके, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक। आपको चेक करना है कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर क्या होगा। ओके, कि इसका नेचर पैराबोलिक होगा, इलिप्टिकल होगा या फिर हाइपरबोलिक होगा। तो इसका जो नेचर है वो इस वैल्यू से डिटरमिन होता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ओके नो, बी स्क्वायर मतलब क्या, ये जो है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई का कोएफिशिएंट बी। ओके नो, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये ac, ये मीन्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड c मीन्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ओके नो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का कैलकुलेशन करो। ओके, अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्लासिफाइड एज इलिप्टिकल, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक। ओके नो, तो क्या होगा, फर्स्ट इफ अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ये लेस देन 0 आती है, मतलब नेगेटिव आती है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव, देन इक्वेशन 1 इज क्लासिफाइड एज अ इलिप्टिक। ठीक है ना, इक्वेशन 1 का नेचर क्या रहेगा, इलिप्टिक रहेगा। कब रहेगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है, अगर नेगेटिव आती है तो इक्वेशन नंबर 1 ये होगा इलिप्टिक। ठीक है ना, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है, ओके ना, देन इक्वेशन नंबर 1 इज पैराबोलिक। ओके, इक्वेशन नंबर 1 का नेचर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर क्या होगा, इट इज पैराबोलिक इन नेचर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ओके ना, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, मतलब पॉजिटिव आती है, ओके नो, देन द नेचर ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज हाइपरबोलिक। ध्यान में रखना। ओके ना, तो इलिप्टिक कब आता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इलिप्टिक नेचर, 0 आती है तो पैराबोलिक नेचर, और ग्रेटर देन 0 आती है तो हाइपरबोलिक नेचर। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा कि हम देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हमने लिखा जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें ये बी सी मतलब कोएफिशिएंट है। ओके, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो इक्वेशन नंबर 1 ये इलिप्टिक रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है, ओके, तो ये पैराबोलिक रहेगा। ओके ना, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो ये हाइपरबोलिक रहेगा। अभी देखते हैं इसके बेस कुछ एग्जांपल, इतना लिख लीजिए। और ये जो टॉपिक है ये आपको एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। ओके, एमसीक्यू क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये 4 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दिए और ये सभी के सभी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्लासिफाई करना है कि इनको कि चेक करना है कि कौन सा इक्वेशन इलिप्टिक है, कौन सा इक्वेशन पैराबोलिक है और कौन सा हाइपरबोलिक। ओके ना, सो क्लासिफाई फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एज इलिप्टिक, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक। ओके ना, एंड हाइपरबोलिक। सो फर्स्ट इक्वेशन चेक करते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को लैपलास इक्वेशन भी कहते हैं। ओके, आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या इलिप्टिक है। ओके ना, तो चेक करते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहाँ पे जो ये की वैल्यू है वो 1 है। ओके, बी मतलब क्या, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे वो डेरिवेटिव है नहीं, तो बी की वैल्यू होगी 0, और सी की वैल्यू कितनी होगी, सी मतलब डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1। तो चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, ओके ना, बी स्क्वायर मतलब 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 4 विच इज लेस देन 0। ओके ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 मिलती है, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है तो ये इक्वेशन का नेचर क्या होता है, इट इज अ इलिप्टिक इन नेचर। ओके ना, सो देयरफॉर given equation, okay now, so given equation is, ठीक है, given equation is कौन सा नेचर है इसका, इलिप्टिक है, given equation is elliptic। ओके ना, अभी भी चेक करते हैं, सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड f ऑफ x y है। ओके ना, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू f ऑफ x कॉमा y। ओके ना, इट इज अ पॉइजन इक्वेशन, इस इक्वेशन को पॉइजन इक्वेशन कहते हैं। ओके ना, तो आपको इसको चेक करने की जरूरत है। ओके ना, हाँ, तो ये तो हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac में इन्वॉल्व नहीं रहता है, ओनली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट ही इसका नेचर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ओके ना, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे ये की वैल्यू होगी 1, बी है नहीं इसमें, मतलब डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई,
ये डेरिवेटिव की टर्म नहीं है तो मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 हो गया, और डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे c की वैल्यू 1 होगी। तो ये भी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज माइनस 4 विच इज लेस देन 0। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, सो देयरफॉर पॉइसन इक्वेशन इज इलिप्टिक है। ओके ना, तो लैपलेस इक्वेशन और पॉइसन इक्वेशन दोनों के दोनों इलिप्टिक है, सो देयरफॉर पॉइसन ओके ना इक्वेशन इज इलिप्टिक इन नेचर, इज इलिप्टिक। ओके, अब एक चेक करते हैं, इट इज अ वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन। ओके ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी स्टडी करना है। सो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन जो है वो चेक करना है हमें कि ये इलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। ओके ना, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म नेचर मतलब इसका नेचर डिटरमाइन करने में इन्वॉल्व नहीं होती है, ओनली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म ही इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, तो इसका कोएफिशिएंट हम कैपिटल ए से अज्यूम करते हैं और इसका कोएफिशिएंट है ये स्क्वायर। यहाँ पे दोनों टर्म लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो b की वैल्यू और c की वैल्यू होगी 0। तो चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, ओके नो, तो b की वैल्यू 0 माइनस 4 इंटू ये की वैल्यू है ये स्क्वायर और c की वैल्यू है 0, सो ये क्या मिलता है आपको 0 मिलता है। ओके, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, सो देयरफॉर वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन इज, ये क्या है, पैराबोलिक इन नेचर, इट इज अ पैराबोलिक। ठीक है ना, हाँ। अब लास्ट चेक करते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, ये क्या है। ओके ना, देखो अगर आपको चेक करना है तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की जो टर्म है वो सभी किसी एक साइड में ट्रांसफर करो, आइदर लेफ्ट में और राइट में। ओके, तो मैं इसको लेफ्ट में ट्रांसफर करता हूं, तो ये होगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर, ओके माइनस यहाँ पे ये स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके ना, अगर आप इसको ये अज्यूम करते हो तो ये भी हो जाएगा, या फिर इसको भी अज्यूम करते हो तो ये हो जाएगा। ओके नो, सो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट माइनस ए स्क्वायर है, तो कैपिटल ये की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर होती है। यहाँ पे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल टी की टर्म नहीं है तो b की वैल्यू होगी 0। ओके, और c की वैल्यू कितनी होगी, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। ओके नो, सो b स्क्वायर माइनस 4ac की टर्म देखते हैं। ओके, b स्क्वायर की वैल्यू 0 माइनस 4 इंटू ये की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर है और c की वैल्यू 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये मिलता है 4a स्क्वायर। ओके नो, अब ये की वैल्यू पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नहीं आता है, तो ये क्या रहेगा आपका ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। ओके, सो देयरफॉर वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो रहेगा, वेव इक्वेशन इज, ये क्या रहेगा आपका हाइपरबोलिक इन नेचर, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 मिलता है। ओके नो, इट इज अ हाइपरबोलिक। ठीक है नो, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। ठीक है ना, एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ओके, साथ में जब आप गेट की स्टडी करोगे तो पूछा जाता है कि जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इलिप्टिक है, हाइपरबोलिक है या पैराबोलिक है। ओके, सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी आईएमपी। ठीक है ना, इतना लिख लीजिए। ठीक है ना, कुछ एग्जांपल मैं मॉडल पे आपको दे दूंगा, उसको आपको चेक करना है कि ये पैराबोलिक है, इलिप्टिक है या हाइपरबोलिक है। ठीक है ना, आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करते हैं वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।